मॉर्निंग स्टूडेंट, गुरुकुल साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th बायोलॉजी और उसकी पहली यूनिट का सेकंड चैप्टर का नाम है नर एवं मादा युग्म उद्भिद संरचना एवं परिवर्धन। पहला लेसन था आवृतबीजी पादपों में जनन, जिसके अंतर्गत अपन ने आवृतबीजी पादपों में जनन की दोनों प्रकार की विधियों का वर्णन किया था, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। जब लैंगिक जनन के दौरान अपन ने जब स्टडी किया तो उसमें अपन ने देखा कि आवृतबीजी जो पादप होते हैं, इन आवृतबीजी पादपों में पुष्प जैसी संरचना का परिवर्धन होता है, पुष्प जैसी संरचना का विकास होता है। और जब पुष्प की संरचना को यदि अगर अपन देखते हैं तो इस पुष्प की संरचना को अपन ने दो भागों के अंदर डिवाइड किया था, एक सहायक चक्र और दूसरा आवश्यक चक्र, जिसे अपन ने जनन चक्र भी कहा है। सहायक चक्र को अपन ने फिर से दो भागों के अंदर डिवाइड किया था, एक बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज। और आवश्यक चक्र को फिर से दो भागों के अंदर डिवाइड किया था, एक पुमंग और दूसरा जयांग। पुमंग एवं जयांग जो है वो इन आवृतबीजी पादपों के अंदर या पुष्प में उपस्थित रहने वाली जनन संरचनाएं हैं। पुमंग वाले भाग को नर जनन भाग कहा था और मादा जनन जयांग वाला जो भाग है उसे मादा जनन भाग अपन ने कहा था। नर जनन भाग के द्वारा ही, पुमंग के द्वारा ही नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा और जयांग के द्वारा ही मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। तो इस लेसन के अंदर अपन नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अपन पादप के अंदर पुष्प वाले भाग की संरचना का अध्ययन करते हैं तो पुष्प वाले भाग की संरचना के अंदर अपन ने यहाँ पर दो चक्र इसके देखे थे, एक सहायक चक्र और दूसरा आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र को अपन ने यहाँ पर जनन चक्र भी कहा था। सहायक चक्र के अंतर्गत पुष्प के दो भागों को सम्मिलित किया है, एक बाह्य दलपुंज और दूसरा वाला जो भाग है वो है दलपुंज। बाह्य दलपुंज वाला भाग थैलेमस के ऊपर की ओर या पुष्पासन के ऊपर की ओर छोटे हरे रंग की पत्ती युक्त संरचना वाला भाग है, जिसके एक सदस्य को अपन ने बाह्य दल कहा था। और इस बाह्य दल के द्वारा पुष्प के जो अन्य भाग हैं उनकी सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। बाह्य दलपुंज से ऊपर की ओर दूसरे नंबर का जो भाग है वो होता है दलपुंज, जो रंगीन पंखुड़ियों की जैसी संरचना के रूप में पुष्प के अंदर उपस्थित होता है। इसके एक सदस्य को दल कहा जाता है और इस भाग के द्वारा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि दलपुंज जो है वो पुष्प का सबसे आकर्षित भाग है। आवश्यक चक्र जो है, इस आवश्यक चक्र के अंदर भी अपन ने पुष्प के दो भागों को सम्मिलित किया है, जिसके अंतर्गत पहला जो भाग है वो है पुमंग और दूसरा जो भाग है वो है जयांग। पुमंग वाले भाग को अपन यहाँ पर नर जनन भाग कहेंगे, यह पुष्प का नर जनन भाग है। और जयांग वाला जो भाग है यह पुष्प का मादा जनन भाग है। और इन दोनों जनन भागों की संरचना के द्वारा ही यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाएगा। नर जनन भाग द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा और मादा जनन भाग द्वारा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। अब इनका निर्माण और इनकी संरचना जो है वो किस प्रकार की होगी वो अपन इस लेसन के अंदर देखेंगे। चलिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर देख रहे हैं नर एवं मादा युग्मकोद्भिद के अंदर सबसे पहले नर युग्मकोद्भिद। मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। संरचना एवं परिवर्धन अपन को इसका देखना है।
नर ओंकोद्भिद का निर्माण पुष्प के कौन से भाग द्वारा हो रहा है? पुमंग भाग द्वारा हो रहा है, जो नरजनन भाग है। यदि अगर अपन सबसे पहले इस पुमंग की संरचना का अध्ययन करें, और पुमंग के एक सदस्यों को अपन ने क्या कहा था? पुंकेसर कहा था। पुंकेसर, स्टैमेन जिसे अपन कहते हैं। यदि अगर इसकी संरचना का अध्ययन किया जाए तो इस पुंकेसर की संरचना के अंतर्गत 3 भाग इसके अंदर देखे जा सकते हैं। एक सबसे नीचे की ओर सबसे लंबा एवं पतला व्रंतनुमा भाग, जिसे अपन ने पुतंतु कहा है, फिलामेंट। ऊपर की ओर फूला हुआ भाग, जिसके अंदर आपको पालियाँ दिखाई दे रही है। यह फूला हुआ जो भाग है, यह इसका परागकोश वाला भाग है। और इस परागकोश को पुतंतु से जोड़ने के लिए यहाँ पर पालियों के स्थान पर पाई जाने वाली जो संरचना होती है, उसे कहा जाता है योजी। ठीक है, तो यह है एक पुमंग अथवा पुंकेसर की संरचना, जिसको अपन ने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। पहला भाग पुतंतु, दूसरा भाग परागकोश और तीसरा योजी। यदि अगर अपन इस पुतंतु को देखते हैं तो इस पुतंतु का निचला जो सबसे अंतिम सिरा होता है, जब अपन पुष्प की संरचना के अंदर इसका अध्ययन करते हैं तो पुष्प की संरचना के अंदर ये बाह्य दल वाला भाग, बाह्य दल से ऊपर की ओर बड़ी अपेक्षाकृत पत्ती युक्त भाग होता है, जिसे दलपुंज कहा जाता है। और मध्य में मादा जनन भाग इस प्रकार की संरचना के रूप में उपस्थित होता है। यदि अगर पुंकेसर की व्यवस्था को देखें तो ये पुंकेसर का पुतंतु जो है वो निचले सिरे से या तो इस जायंग के अंडाशय वाली भित्ति से जुड़ा हुआ होगा, या तो यह इस प्रकार की संरचना के रूप में यहाँ से विकसित होगा, या फिर यह इस दलपुंज वाले भाग से यह जुड़ा हुआ होगा। तो पुंकेसर जो है वो क्या होते हैं? एक तो अंडाशय की भित्ति से जुड़े हुए होते हैं, पुतंतु का सबसे निचला सिरा या तो अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ होता है, या फिर यह दलपुंज वाली भित्ति से यह जुड़ा हुआ होता है। ऊपर की ओर जो फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, जिसे अपन ने क्या कहा है? परागकोश का है। और इसी परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। इसी परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। तीसरा भाग है योजी, जो परागकोश को पुतंतु से जोड़ता है। एक कनेक्टिव टिश्यू के रूप में यह पाया जाता है, और यह सामान्यतः कैसा होता है? बंदे होता है, स्टेराइल प्रकृति का यह होता है, जननक्षम यह नहीं होता है। अब सबसे पहले अपन यहाँ पर परागकोश की संरचना का अध्ययन करते हैं। परागकोश की संरचना, परागकोश की संरचना जो आपके पास में फूली हुई संरचना के रूप में दिखाई दे रहा है, यह परागकोश है। और यदि अगर इसकी संरचना का अध्ययन किया जाए तो यह परागकोश इस प्रकार की संरचना के रूप में आपके सामने उपस्थित है, और इस प्रकार से यह 2 पालियों के अंदर विभक्त होता हुआ दिखाई देता है। अधिकांश पादपों के अंदर परागकोश 2 पाली युक्त होता है। इसकी 2 पालियाँ उपस्थित होती है, एक पाली और ये दूसरी पाली। अधिकांश पादपों के अंदर परागकोश जो है वो कैसा होता है? द्विपालित होता है, द्विपालित होता है। लेकिन कुछ कुल जैसे मालवेसी कुल की यदि अगर अपन बात करें, मालवेसी कुल एग्जाम्पल जैसे गुड़हल एवं भिंडी, यदि अगर अपन इनकी बात करते हैं तो इनके अंदर परागकोश जो है वो एक पाली युक्त होता है। अब परागकोश की संरचना का अध्ययन करने के लिए अपन इसे क्या करें? इस परागकोश को अपन मध्य में से यदि अगर अपन कट करते हैं तो यह परागकोश आपको यहाँ से इस प्रकार की संरचना के रूप में 2 पालियों में यह विभक्त होता हुआ अपन को दिखाई देता है। इस प्रकार से
ये दो पालियाँ जो है वो इस परागकोश की उपस्थित होती है और इन दोनों पालियों के मध्य में ये योजी उपस्थित होता है, जिसकी सहायता से परागकोश जो है वो पुतंतु से नीचे की ओर जुड़ा हुआ होता है। तो परागकोश की संरचना के अंदर आपको स्पष्ट रूप से दो पालियाँ दिखाई दे रही है, एक पाली और ये दूसरी पाली। तो अधिकांश पादपों के अंदर परागकोश जो है वो द्विपालित होता है। मालवेसी कुल के पादपों के अंदर परागकोश जो है वो एक पालित होता है, एक पाली युक्त होता है। अब यदि अगर अपन इस दोनों पालियों की संरचना का अध्ययन करें तो ये दोनों पालियाँ जो है अपन को अंदर की ओर से एक प्रत्येक पाली जो है वो भीतर की ओर से भी दो भागों के अंदर बटी हुई अपन को दिखाई देती है। तो ये एक पाली और यहाँ से ये एक पाली के अंदर एक भाग यहाँ समाप्त हो जाता है और दूसरा भाग जो है वो यहाँ पे जाकर के समाप्त होता है। तो प्रत्येक पाली जो है वो अंदर से भी चार भागों के अंदर बटी हुई होती है और इन चारों भागों को अपन यहाँ पर लघु बीजाणुधानियाँ कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। तो जब अपन ने परागकोश की संरचना का अध्ययन किया तो परागकोश की संरचना द्विपालित परागकोश है और द्विपालित परागकोश के अंतर्गत एक पाली के अंदर दो लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती है। तो दोनों पालियों के अंदर चार लघु बीजाणुधानियाँ यहाँ पर पाई जाती है। तो परागकोश जो है, परागकोश यह चार लघु बीजाणुधानी युक्त होता है, चार लघु बीजाणुधानी युक्त होता है। एक परागकोश के अंदर चार लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती है। ठीक है, अब अपन इसी लघु बीजाणुधानियों के अंदर जो लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती है, इन्हीं लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और यही लघु बीजाणु आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएंगे? पराग कणों के रूप में निर्मित हो जाते हैं। तभी तो अपन ने कहा है कि परागकोश के अंदर किसका निर्माण होगा? पराग कणों का निर्माण होता है। तो यह है आपके पास में परागकोश की संरचना। ठीक है, अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं तो एक परागकोश के अंदर चार लघु बीजाणुधानियाँ पाई गई है। एक परागकोश जो है वो दो पाली युक्त है, एक पाली के अंदर दो लघु बीजाणुधानियाँ हैं। तो दोनों पालियों के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानियाँ होगी? चार लघु बीजाणुधानियाँ यहाँ पर पाई जाएगी। मालवेसी कुल के पादपों की यदि अगर गुड़हल और भिंडी की यदि अगर अपन बात करते हैं तो इनके अंदर परागकोश जो है वो कितने पाली युक्त होगा? एक पाली युक्त है। इनके अंदर परागकोश कितने पाली युक्त होगा? एक पाली युक्त होगा। तो जब परागकोश एक पाली युक्त होगा तो इनके अंदर दो लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाएगी, इनमें दो लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाएगी। जबकि बाकी शेष जो पादप होंगे उनके अंदर चार लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाएगी। इन्हीं लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा और यही लघु बीजाणु आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएंगे? पराग कण के रूप में निर्मित हो जाएंगे। अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, चलिए देखते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। यदि अगर अपन परागकोश की संरचना को देखते हैं फिर से, तो परागकोश दो पाली युक्त था और दो पाली युक्त परागकोश के अंदर इस प्रकार से दो पालियां, जिसमें एक पाली और ये दूसरी पाली, दो पालियां यहाँ पर बनी है और दोनों पालियां जो हैं वो भी भीतर की ओर से कितने भागों के अंदर डिवाइड?
एक पाली जो है वो भीतर की ओर से 2 भागों के अंदर डिवाइड, एक पाली यहाँ तक, एक पाली जिसका एक भाग ये और दूसरा भाग नीचे का, और दूसरी पाली जिसका एक भाग यहाँ तक और दूसरा भाग जो है वो नीचे का। मध्य में उपस्थित संरचना, कनेक्टिंग वाला भाग, योजी वाला भाग। ठीक है। अब इसकी संरचना को यदि अगर अपन देखते हैं तो इसकी संरचना के अंदर सबसे पहले अपन लघु बीजाणुदानी के परिवर्धन की प्रक्रिया देखेंगे। जब लघु बीजाणुदानी का परिवर्धन यदि अगर देखा जाए तो परिवर्धन के दौरान सबसे बाहर की ओर एक सबसे बाह्य स्तर उपस्थित होता है जिसे बाह्य त्वचा कहा जाता है। बाहर की ओर एक स्तर उपस्थित होता है जिसे बाह्य त्वचा कहा जाता है। इसी प्रकार की संरचना जो है वो संपूर्ण परागकोश की संरचना के अंदर उपस्थित होगी। इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट होगा जहां तक इसकी बॉर्डर है। ठीक है। इस बाह्य त्वचा के नीचे की ओर जो सेकंड स्तर की जो कोशिकाएं होंगी, ये सेकंड स्तर की कोशिकाएं हैं जिसे अधस त्वचा हाइपोडर्मिस कहा जाएगा। यह वाला जो भाग होगा, सेकंड वाला भाग, यह अधस त्वचा वाला भाग होगा, हाइपोडर्मिस जिसे अपन कहेंगे, हाइपोडर्मिस। इस हाइपोडर्मिस कोशिकाओं के मध्य में कोई भी एक कोशिका जो है यह आकार में कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और इस आकार में बड़ी होने वाली कोशिका को यहाँ पर प्रपस्सुक कोशिका, यहाँ पर इसे कहा जाएगा प्रपस्सुक कोशिका, आर्की स्पोरियल सेल जिसे अपन कह सकते हैं, आर्की स्पोरियल सेल, प्रपस्सुक कोशिका कहा जाएगा। यहाँ पर जब हाइपोडर्मिस वाले भाग को देख रहे हैं तो परागकोश जो है वो 4 लघु बीजाणुदानियाँ यहाँ पर बननी चाहिए। तो इसकी प्रत्येक पाली के अंदर जो हाइपोडर्मिस की जो कोशिका होगी वह हाइपोडर्मिस की कोशिका बड़ी होकर के किसका निर्माण करेगी, प्रपस्सुक कोशिका का यहाँ पर निर्माण करेगी। तो 4 प्रपस्सुक कोशिकाएं जो हैं वो यहाँ पर निर्मित होती है। आर्की स्पोरियल सेल, 4 प्रपस्सुक कोशिकाएं यहाँ पर निर्मित होती है और इस प्रपस्सुक कोशिका से आगे जाकर के लघु बीजाणुदानी की संरचना का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ पर लघु बीजाणुदानी का परिवर्धन जो है, लघु बीजाणुदानी का परिवर्धन सुबीजाणुदानीय प्रकार का होता है। सुबीजाणुदानीय प्रकार का यू स्पोरेंजिएट प्रकार का यहाँ पर बीजाणुदानी का क्या होता है, परिवर्धन होता है। अर्थात यहाँ पर सुबीजाणुदानी प्रकार का परिवर्धन मतलब यहाँ पर एक से अधिक बीजाणु जनन कोशिकाएं जो है वो यहाँ पर निर्मित होती है। तो 4 प्रकार की चारों भाग पर, चारों जगह पर यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है, प्रपस्सुक कोशिका का यहाँ पर निर्माण हुआ है। प्रपस्सुक कोशिका का यहाँ पर निर्माण हुआ है और इन्हीं प्रपस्सुक कोशिका से परिवर्धन के दौरान आगे जाकर के लघु बीजाणुदानी का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा? एक प्रपस्सुक कोशिका जो है आर्की स्पोरियल सेल और इस आर्की स्पोरियल सेल में परिणत विभाजन होगा, परिधि की ओर विभाजन होगा और परिणत विभाजन से एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। एक प्राथमिक वित्तीय कोशिका
प्राथमिक भित्तीय कोशिका और सेकंड होगी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। एक आर्किस्पोरियल सेल से परिणत विभाजन द्वारा कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा? 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। जैसे ये एक आर्किस्पोरियल सेल है और इस आर्किस्पोरियल सेल के अंदर परिणत विभाजन होगा, जिससे एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। एक कोशिका ऊपर की ओर बनेगी, जिसे अपन क्या कहेंगे? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और दूसरी कोशिका नीचे की ओर बनेगी, जिसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका के अंदर प्राथमिक भित्तीय कोशिका, नीचे की ओर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका के अंदर फिर से क्या होगा? विभाजन होगा। जब इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका के अंदर फिर से विभाजन होगा तो एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका से यहाँ पर 4 स्तरों का निर्माण हो जाएगा। तो यदि अगर अपन इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका को देखें तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका के अंदर जब विभाजन होगा तो इस एक प्राथमिक भित्ति कोशिका से 4 स्तरों का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। सबसे बाहर की ओर बाह्य स्तर, दूसरा अंतःस्थिसियम, तीसरा मध्य स्तर मिडिल लेयर, और चौथा टेपिटम। तो 4 प्रकार की परतों का यहाँ पर प्राथमिक भित्तीय कोशिका से विभाजन के फलस्वरूप निर्माण हो जाएगा। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं। इन प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से बीजाणु मात्र कोशिकाएं निर्मित होंगी। बीजाणु मात्र कोशिकाएं निर्मित होंगी। बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, और यही लघु बीजाणु आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएंगे? परागकण के रूप में निर्मित हो जाएंगे। तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि इस एक आर्किस्पोरियल सेल से एक कई परिवर्तन अपन यहाँ पर देखेंगे। जिस प्रकार का परिवर्तन की प्रक्रिया मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसी प्रकार की सेम परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो इस आर्किस्पोरियल सेल से इसके नीचे की ओर होगी। उसी प्रकार की परिवर्तन की प्रक्रिया इस आर्किस्पोरियल सेल से इधर की ओर होगी, और उसी प्रकार की परिवर्तन की प्रक्रिया इस आर्किस्पोरियल सेल से इधर की ओर होगी। तो जब 4 आर्किस्पोरियल सेल यहाँ पर बनी है तो 4 आर्किस्पोरियल सेल से आगे जाकर के एक परागकोश के अंदर 2 पालियाँ, और 2 पालियों के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी, 1, 2, 3 और 4 लघु बीजाणुधानियों का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। आर्किस्पोरियल सेल, इसके अंदर परिणत विभाजन हुआ है, जिससे 2 प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर बनी है। एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ये कोशिका जो है वो विभाजित होकर के कितनी कोशिकाओं के रूप में निर्मित हो जाएगी? 2 कोशिकाओं के रूप में निर्मित हो जाएगी। एक ऊपर की ओर प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी नीचे की ओर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ये ऊपर की ओर निर्मित होने वाली जो कोशिका है यह प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और नीचे की ओर निर्मित होने वाली जो कोशिका है यह है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका है। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका के अंदर फिर से क्या होगा? ये जो ऊपर वाली जो कोशिका है इसके अंदर फिर से क्या होगा? विभाजन होगा, जिससे 4 प्रकार के स्तरों का निर्माण इस लघु बीजाणुधानी के अंदर हो जाएगा। तो जब अपन यहाँ पर विभाजन की प्रक्रिया को देखते हैं तो विभाजन की प्रक्रिया के दौरान इस ऊपर वाली जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, इससे सबसे पहले का नंबर का स्तर बनेगा वो होगा बाह्य स्तर। जब बाह्य स्तर को देखेंगे तो ये बाह्य स्तर जो है वो केवल एक परतीय संरचना के रूप में यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, केवल एक परतीय संरचना के रूप में ये उपस्थित होगा, जिसे अपन कहेंगे बाह्य स्तर। और इस स्तर की कोशिकाएं जो है
वो परागकोश की सुरक्षा या लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा करने का कार्य करेगी, क्योंकि सबसे बाहर की ओर परत बन रही है और सबसे बाहर की ओर निर्मित होने वाली संरचना का कार्य है सुरक्षा करना। बाह्य स्तर के नीचे की ओर अंतःस्थिसियम, एक परत का और यहाँ पर निर्माण होगा, एक परत का और यहाँ पर निर्माण होगा और इस बाह्य स्तर के नीचे की ओर निर्मित होने वाली इस परत को कहा जाएगा अंतःस्थिसियम, एंडोथीसियम, अंतःस्थिसियम, जो केवल एक परतीय संरचना होगी, समान प्रकार की कोशिकाएं होंगी, लेकिन बाह्य स्तर से अपेक्षाकृत बड़े आकार की कोशिकाएं होंगी। इस अंतःस्थिसियम से नीचे की ओर तीसरे नंबर के स्तर के रूप में मध्य स्तर का निर्माण होगा और मध्य स्तर की कोशिकाएं जो है वो यह मध्य परत जो है यह लगभग 2 से 3 परतों के रूप में यहाँ पर उपस्थित होगी। एक परत, दूसरी परत और ये तीसरी परत। तो कम से कम 3 परतों का निर्माण जो है वो मध्य स्तर का यहाँ पर होगा, जो 3 स्तरीय 2 से 3 स्तरीय परत होगी। और इस मध्य स्तर के नीचे की ओर सबसे अंतिम स्तर के रूप में उपस्थित होगा टेपिटम, जो एक स्तरीय संरचना के रूप में उपस्थित होगी। अपेक्षाकृत चपटे आकार की कोशिकाएं होंगी, सघन जीवद्रव्य युक्त कोशिकाएं होंगी और केंद्रक इनके अंदर स्पष्ट रूप से पाया जाएगा। एक कोशिका के अंदर कई केंद्रक भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक विभाजन होता है, कोशिका भित्ति का विभाजन नहीं होता है। इस वजह से एक कोशिका के अंदर कई केंद्रक भी जो है वो यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक भित्तीय कोशिका से सबसे बाहर स्तर के रूप में बाह्य स्तर, जो एक स्तरीय परत के रूप में है, बाह्य स्तर के नीचे की ओर अंतःस्थिसियम, जो भी केवल एक स्तर के रूप में है, अंतःस्थिसियम से नीचे की ओर मध्य स्तर, जो 2 से 3 परत के रूप में है, और मध्य स्तर से नीचे की ओर जिसकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त है, जो एक स्तर के रूप में है, जिसे अपन ने कहा है टेपिटम। इस प्रकार प्राथमिक भित्तीय कोशिका से 4 प्रकार के स्तरों का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। अब इस टेपिटम के नीचे की ओर क्या उपस्थित है? सेकंड नंबर की जो कोशिका थी प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। इस प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका से विभाजन द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा? बीजाणु मात्र कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तो अनेक प्रकार की गोलाकार संरचना के रूप में बीजाणु मात्र कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा और ये बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगे जाकर के किसका निर्माण कर लेगी? लघु बीजाणुओं का निर्माण कर लेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर लघु बीजाणुधानी की संरचना को अपन देख सकते हैं। तो और अपन कह सकते हैं कि एक लघु बीजाणुधानी की संरचना के अंदर 2 भाग पाए जाते हैं। एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका जिसे अपन परागकोश भित्ति कह सकते हैं और दूसरी बीजाणु जनन कोशिका। भित्ति कोशिका से विभाजन द्वारा 4 स्तरों का निर्माण हो जाएगा: बाह्य स्तर, अंतःस्थिसियम, मध्य स्तर और टेपिटम। और बीजाणु जनन कोशिका से बीजाणु मात्र कोशिकाएं, बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु और लघु बीजाणु आगे जाकर के परागकण के रूप में। थोड़ी सी फंक्शन की बात अपन यहाँ पर कर लेते हैं। जिस प्रकार की संरचना इस वाले पार्ट्स के अंदर बनी है, बाहर की ओर ये तो परागकोश भित्ति होगी, सबसे बाहर की ओर जो 4 स्तर आपके पास में बने हैं ये परागकोश भित्ति होगा और भीतर की ओर बीजाणु जनन ऊतक या बीजाणु जनन कोशिका है। इस प्रकार की संरचना जो अपन ने यहाँ पर बनाई है, सेम यही संरचना इस प्रपशु कोशिका आर्किस्पोरियल सेल से इधर की ओर बन जाएगी। इसी प्रकार की संरचना इस आर्किस्पोरियल सेल से यहाँ पर बन जाएगी और इसी प्रकार की संरचना एक आर्किस्पोरियल सेल से यहाँ पर बन जाएगी। तो इस प्रकार से एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियाँ यहाँ पर निर्मित होगी। फंक्शन यहाँ पर देख लेते हैं अपन। बाह्य स्तर जो है वो परागकोश भित्ति की सुरक्षा, परागकोश की सुरक्षा का कार्य करता है या फिर लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा का कार्य करता है। अंतःस्थिसियम की जो कोशिकाएं होती है इनके अंदर एल्फा सेलुलोज कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इस स्तर की कोशिकाएं जो है वो आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। कुछ स्थान यहाँ पर ऐसे होते हैं जैसे ये जो आपके पास में एक पाली के अंदर जो 2 लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती है, उन दोनों लघु बीजाणुधानी वाले स्थान पर ये
अंतःस्थिशियम की कोशिकाएं जो है वो अनुपस्थित होती है और इनकी अनुपस्थिति के कारण परागकोश का स्फुटन जो है वो इन्हीं स्थानों से होता है, जिन्हें अपन स्टोमियम भाग कहते हैं, स्टोमियम कोशिकाएं कहते हैं। तो अंतःस्थिशियम की कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है और आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होने के कारण अंदर की ओर उपस्थित रहने वाला जो वाटर होता है उसको ये ऑब्जॉर्व कर लेती है और कोशिकाएं जो है परागकोश शुष्क हो जाता है भीतर की ओर से और अनुकूल परिस्थितियों के अंदर परागकोश का स्फुटन यहाँ पर हो जाता है। तो अंतःस्थिशियम की कोशिकाएं जो है वो परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। मध्य अंतःस्थिशियम के नीचे की ओर 2 से 3 परत के रूप में मध्य स्तर पाया जाता है। मध्य स्तर की कोशिकाएं निर्मित होने वाले लघु बीजाणुओं को आवश्यक पोषण उपलब्ध कराती है और ये अल्पकालिक होती है। पूर्ण तरीके से जब परागकोश का परिपक्वन होता है, परागकोश परिपक्व होता है, तो मध्य स्तर की कोशिकाएं जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। मध्य स्तर के नीचे की ओर जो एक चपटी कोशिकाओं की एक परत दिखाई दिख रही है जिसमें सघन जीवद्रव्य उपस्थित होगा, केंद्रक उपस्थित होंगे। इस स्तर को अपन ने कहा है टेपिटम। इनकी कोशिकाएं जो है वो बहुकेंद्र की प्रकार की भी हो सकती है क्योंकि इन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक द्रव्य विभाजन होता है जिससे एक केंद्रक से कई केंद्रकों का निर्माण इन कोशिकाओं के अंदर हो जाता है। इस टेपिटम के कई प्रकार के कार्य हैं, जैसे इन कोशिकाओं के द्वारा टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है इन कोशिकाओं के द्वारा बीजाणु मात्र कोशिकाओं को आवश्यक पोषण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ इस टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा भी आवश्यक वृद्धि हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं जो इन लघु बीजाणु कोशिकाओं की वृद्धि हेतु सहायक होते हैं। साथ ही साथ यदि अगर अपन इनको देखते हैं तो टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर यूबिस कण भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें अपन प्रोयूबिस्काई कहते हैं और यही प्रोयूबिस्काई आगे जाकर के यूबिस्काई के रूप में निर्मित होती है और इन यूबिस्काई से स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ निर्मित होता है, इनके पास उपस्थित होता है जो पराग कणों पर ऊपर की और बाह्य चोल पर निर्मित होता है। अपन डिटेल से वहाँ पर पढ़ेंगे जब परागकण की संरचना पढ़ेंगे। तो परागकण की संरचना के अंदर जो उसके बाहर की ओर जो भित्ति होगी उस पर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो यह स्पोरोपोलेनिन जो पदार्थ होता है यह टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर उपस्थित रहने वाले जो यूबिस कण होते हैं उनके द्वारा ही यह स्रावित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाहर की ओर 4 प्रकार के स्तर पाए जाएंगे। भीतर की ओर गोलाकार संरचना के रूप में एक सघन ऊतक जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसे अपन बीजाणु जनन ऊतक कह सकते हैं।